गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 11th आर्ट्स के अंदर असाइनमेंट नंबर है 89 फॉर हिंदी मीडियम, 72 फॉर इंग्लिश मीडियम। आज की डेट है 28 सितंबर 2020। टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव्स, मूल निवासियों का विस्थापन। ये लेसन नंबर 10 से बिलोंग करता है। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट को लेकर चलेंगे आगे। इन द USA एज सेटलमेंट एक्सपेंडेड, द नेटिव्स were induced or forced to move after the signing properties selling their land। यहाँ पे बताया गया है कि USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर समझौते किए गए थे मूल निवासियों के साथ। मूल निवासियों की ज़मीनें खरीद ली गई और उनसे समझौते के तहत ये बात लिखवा ली गई कि उन्हें पैसे आगे मिल जाएंगे, लेकिन वो वादा खिलाफी की गई, उन्हें टाइम से पैसे भी नहीं मिले, उनकी ज़मीनें भी खरीद ली गई और बड़ा धोखा हुआ उनके साथ। उनको उस जगह से खदेड़ दिया गया, दूसरी जगह पर उन्हें बसाया गया और उन्हें मरुस्थलों के अंदर रहने को मजबूर किया गया। जो प्रेरी के घास के मैदान थे जिनके अंदर बहुत अच्छी पैदावार हो सकती थी, उन क्षेत्रों से उनको खदेड़ करके दूसरे स्थानों पर भेजा गया। उनके बारे में सोच रखी जाती थी कि ये मूल निवासी बेहतर इस्तेमाल नहीं जानते हैं, उत्पादन कम करते हैं, इनकी मतलब मेहनत कम करते हैं, इनकी रुचि कम है, ये वेस्टर्न जो मतलब एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको समझते नहीं हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न ड्रेस कोड को भी पसंद नहीं करते हैं, उनका खान पान रहन सहन उससे भी मतलब इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये पिछड़े हुए हैं और ये मतलब अपने हाल पर छोड़ने के लायक हैं। मतलब इस तरह की सोच उनके प्रति रखी जाती थी। अमेरिकन टर्म वाज यूज्ड फॉर यूरोपियंस। यहाँ पे अमेरिकन जो अमेरिका बार बार यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूरोपीय समुदाय के लोग थे जो अमेरिका के अंदर आकर के बसे। इसके बाद प्राइसेस ऑफ लैंड वेरी लो, लोगों को उनकी ज़मीन की कीमत बहुत ही कम दी गई थी, यानी जितना निर्धारित रेट होता था उससे भी कम पैसे उनको भुगतान में दिए जाते थे और बड़ा धोखा होता था। यूरोपियंस पीपल चीटेड देम, और यूरोपीय लोगों ने उनके साथ में धोखा किया, यानी हर तरीके से लेन देन, खरीद फरोख्त में, समझौते में, वादा खिलाफी में, हर तरीके से देखा जाए तो जैसे विश्वास किया जाता है भाई इन लोगों को यहाँ पे ज़मीन दे दी जाएगी, ये मतलब यहाँ से स्थानांतरित करके दूसरी जगह पे प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। लगभग 15 हज़ार लोगों का जो दल होता था एक साथ उनको उनकी ज़मीनों से विरक्त कर देते थे, उनको हटा देते थे और उनके लिए कोई प्रावधान नहीं होता था, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं की जाती थी। ऑफिशियल्स हैड आर्ग्यूड दैट द चिरोकी ट्राइब वाज गवर्न्ड बाय द स्टेट लॉज। अधिकारियों का खुद का मानना था, वे तर्क वितर्क करते थे कि जो चिरोकी जनजाति है, चिरोकी कबीला जो है वो अपने हाल पे छोड़ने के लायक है और वो सरकार के नियम उस पे लागू होते हैं, यानी स्टेट के नियम उन पे लागू होते हैं। किसी तरह की कोई धोखा जो प्रवृत्ति है वो उन पर जो है ये व्यवस्था की बात के समक्ष पैदा होती है। इसके बाद इन 1832 एन इम्पोर्टेंट जजमेंट वाज अनाउंस्ड बाय द US चीफ जस्टिस जॉन मार्शल। उस समय 1832 के अंदर USA के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया कि चिरोकी कबीला की तरह अन्य जितने भी जनजातीय कबीले हैं, मूल निवासियों के कबीले हैं, तो इन लोगों को भी अपने खुद की प्रॉपर्टी रखने, अपने खुद के स्वत्वाधिकार सुरक्षित रखने के पूरे हक हैं। ये अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं और लेकिन व्यवहारिकता में वही चीज़ पीछे रह गई, व्यवहारिकता में उसी चीज़ को लागू नहीं किया गया। ये आगे बताया गया है, US प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन हैड ए रेपुटेशन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस। यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रेसिडेंट होते थे, उनका नाम है एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन की छवि एक ऐसी छवि थी जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से विषमताओं के खिलाफ लड़ने वाले नेता की होती थी, लेकिन जब मामला इनका आया मूल निवासियों के प्रति, उन्हें भी कोई हमदर्दी नहीं रही और अमेरिकी फौज को उनको स्थानांतरित करने के लिए, खदेड़ने के लिए भेज दिया गया और इससे 15,000 लोगों को एक साथ खदेड़ दिया गया। उनको मतलब उनमें से बहुत अधिक ऐसे लोग थे जो कि तिल मरने को मजबूर हो गए, उनके पास में कोई संसाधन नहीं बचा, बहुत बड़ी बुरे मतलब व्यवस्थाओं से होकर के वो गुजर पाए, उनकी परिस्थितियां बहुत खराब रही, सरकार को कोई हमदर्दी नहीं रही।
रिजर्वेशंस, इनके लिए एक प्रावधान किया गया। रिजर्वेशंस के नाम पर उनको ज़मीनें दे दी गई, यानी ये ऐसी ज़मीनें होती थी जिन्हें आरक्षित क्षेत्र कहा जाता था, सिर्फ मूल निवासियों के होते थे। लेकिन जहाँ भी खनिज तेल या महत्वपूर्ण कोई धातु मिल जाती थी तो फिर दोबारा से इनको तंग किया जाता था, इनकी ज़मीनें फिर दोबारा से वहाँ से भी उनको खदेड़ देते थे, दूसरी जगह पर बसाते थे। US आर्मी क्रस्ट ए सीरीज ऑफ रिबेलियंस फ्रॉम 1865 टू 1890। यहाँ पर बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है उसके अंदर आर्मी ने कई बार विद्रोहों का सामना किया। ऐसा नहीं कि भाई ये अपने हथियार डाल के बैठ गए थे, मूल निवासियों ने कोई विरोध नहीं किया, इन्होंने लगातार विरोध किया। 1865 से लेकर 1890 तक कंटिन्यू इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका की जो आर्मी थी उससे लोहा लिया और मतलब बहुत दिनों तक ये लगातार संघर्ष करते रहे इनको अपने हक प्राप्त करने के लिए। कनाडा में भी इसी तरह के संघर्ष हुए 1869 से लेकर 1885 तक, वहाँ भी। तो यहाँ ये बताया गया है कि एक उदाहरण भी देखने को मिलता है कि एक US प्रेसिडेंट को एक पत्र मिलता है यहाँ के स्थानीय कबीलों का या मूल निवासियों की तरफ से एक लीडर का। वो बोलते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर आप उसको खरीद कैसे सकते हैं, वो तो हमारे अपने हैं और मतलब इस पे सिर्फ हमारा और हमारे पूर्वजों का हक है, जैसे पानी है, ज़मीन है या पेड़ पौधे हैं। आप इनके पैसे लगाते हो या कीमत लगाते हो तो ये बिल्कुल अन्याय वाली बात है। उनका कहना है कि ये चीज़ें पवित्र हैं, ये इतनी पवित्र हैं कि इनको मतलब तुलना नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि अगर ज़मीन आप खरीद भी लेते हो तो भी इसके सम्मान को आपको बनाए रखना है और आपको अपने बच्चों को भी समझाना है कि ये पवित्र चीज़ें हैं, क्योंकि उनको वो मानते हैं कि जो पानी बहता हुआ है उसकी कल कल की जो ध्वनि है वो उसके अंदर अपने पूर्वजों की आवाज़ को सुनते हैं। और यहाँ पानी के अंदर अगर जैसे परछाई प्रतिबिंब नज़र आता है तो ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के जो प्रतिबिंब हैं उसमें नज़र आते हैं। इस प्रकार ये टॉपिक आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव्स, मूल निवासियों का विस्थापन की जो प्रक्रिया है अमेरिका के खास तौर पे अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में समझाई गई है। यूरोपीय समुदाय जैसे ही वहाँ पर गया तो उन्होंने मूल निवासियों के अधिकार छीनने शुरू कर दिए, वहाँ की ज़मीनें अपने नाम पे लेनी शुरू कर दी, उनको पैसे, कुछ लिमिटेड पैसे उनको दिए गए, उनकी ज़मीन प्राप्त कर ली गई और उनके जो आवास होते थे उनको भी गिरा दिया जाता था और अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। ये माना जाता था कि इनको कृषि मतलब वहाँ के जो यूरोपीय समुदाय के लोग होते थे उनकी सोच थी कि ये लोग खेती प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं, उद्दात उत्तम जंगली हैं और ये मतलब ऐसे हैं कि जिनको कोई समझाने से कोई समझने वाली बात नहीं है, ये इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, इसके अलावा इनकी कोई रुचि भी नहीं है, ये पहनावा भी उनका उस तरह का नहीं है, तो पिछड़ेपन का शिकार हैं। तो इस तरीके से हालांकि चिरोकी जो कबीला का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था, चिरोकी कबीले ने काफ़ी हद तक कोशिश की थी इंग्लिश को सीखने की और वेशभूषा को मतलब अडॉप्ट करने की। तो यहाँ कंप्लीट इसमें हमने देखा कि लगातार ये मूल निवासी लोग संघर्ष करते रहे हैं और जो यूरोपीय समुदाय की जो सरकार है, यूरोपीय लोगों की सरकार है, उसने उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं दिखाई और लगातार उनको दमन करते रहे और दमन किसी भी क्षेत्र के अंदर ठीक नहीं पाया जाता है। तो जो अमेरिका के अंदर प्रेयरी के घास के मैदान है वहाँ उनको साफ करके जंगली भैंसों को मारा गया और प्रेयरी को साफ करके उसको खेती के लायक बनाया गया और फिर बाद में वहाँ पर धीरे धीरे औद्योगिकरण और खदानों वगैरह से विभिन्न तरह की धातुएं निकालने जाने के मतलब प्रमाण मौजूद हैं और बड़ी मात्रा में धातुओं का निष्कासन करके यूरोपीय क्षेत्र के लिए औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल प्राप्त किया गया। और एग्रीकल्चर का भी मकसद यही था कि एक्स्ट्रा जो अनाज उत्पन्न होता है वो यूरोप की ज़रूरत को पूरा किया जाए और वहाँ पे अच्छी जो लकड़ियाँ अवेलेबल होती हैं उन लकड़ियों को ले जा करके और रेलवे ट्रैक जो कि यूरोप में बिछाई जा रही है उनका यूज़ वहाँ पे किया जाए। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मूल निवासियों की घटनाएं लगभग मिलती जुलती हैं और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हों, इंडिया की हों या फिर अमेरिका की हों, लेकिन मूल निवासियों को कद्र नहीं मिली, उनको सम्मान नहीं मिला और यूरोपीय समुदाय के लोगों ने उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद। इसमें एक बात और रहती है, आप एक बार देखिएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे कोई भी व्यक्ति जहां भी रह रहा है तो उसमें अगर उस स्थान पर रहते हुए उन्हें
किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई दूसरे क्षेत्र की सरकार या फिर दूसरे क्षेत्र के लोग आते हैं, उन पे अपना राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के बाद अपने नियम थोप देते हैं, तब ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, बहुत जगह पर उदाहरण देखने को मिलते हैं। नर्मदा सागर परियोजना बांध जो है कि महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिला, तो वहाँ पर जो स्थानीय समुदाय के लोगों ने उसका विरोध किया। बेशक ये एक विकासात्मक परियोजना थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग इससे बहुत प्रभावित हुए और वहाँ आगे के जो किसान थे, जिस पे जो इसी के पानी पर निर्भर थे, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम की समस्या थी। वो भी उसको मतलब उसका विरोध करना चाहते थे। इस तरीके से अकेली नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ही ऐसा नहीं है, और भी जो डैम है हमारे इंडिया के अंदर बने हैं, उनके अंदर भी विस्थापन की समस्या कंटिन्यू होती रहती है। तो क्षेत्र बदलते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, लेकिन मूल निवासियों को विस्थापन बदलता नहीं है। अक्सर देखने में आता है कि मूल निवासियों को विस्थापन करना आसान होता है, लेकिन जो एडवांस सोसाइटी है उसका विस्थापन नहीं करते हैं, अभिजन वर्ग हैं उनका विस्थापन नहीं करते हैं, कुलीन वर्ग का विस्थापन नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे 1832 का जो जजमेंट है वो हालांकि इनके हक में आया था, लेकिन फिर भी इनको न्याय नहीं दिया गया। यहाँ पे ये बात खास तौर पे ध्यान देने योग्य है। तो मूल निवासियों के जो उदाहरण है उसके अंदर हमने देखा कि मूल निवासियों के अधिकारों का सम्मान नहीं होता है, मूल निवासियों के अधिकारों को छीना जाता है।